हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और पिछले लेक्चर में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स हम स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स, ओके, एंड ओवरी इनटू फ्रूट। तो बेसिकली हम यहाँ पे सीड्स एंड फ्रूट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ओके। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेक्चर शुरू होने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। चलो, सीड in angiosperms the seed is the final product of sexual reproduction, okay, so that is the important point कि जो seed होता है वो क्या होता है एंजियोस्पर्म में, फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ओके। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसको जो है और क्या बोला जाता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोला जाता है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स, ठीक है, तो सीड जो है फ्रूट्स के अंदर जो है होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन्स एंड एन एम्ब्रियो एक्सेस। तो यहाँ पे जो सीड है जिसको हम फर्टिलाइज ओव्यूल भी कह रहे हैं या फिर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह रहे हैं, तो ये बना हुआ होता है सीड कोड, ठीक है, एम्ब्रियो एक्सिस एंड कॉटिलिडन से, ठीक है, तीन चीजों से मिलकर के ये बना हुआ होता है, ओके। फिगर 1.15 ए में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। अब देखो, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। दी cotyledons figure 1.15a of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to the storage of food reserves as in legumes। तो यहाँ पे जो कॉटिलिडन होता है ये कैसा होता है आपका, थिक होता है, मोटा होता है, फूला हुआ होता है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आपके फूड रिजर्व जो है होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेग्यूम्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका इमेज है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल शो कर रहा है, ओके। तो ये क्या है, आपका ओवरी है, ठीक है, और ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है, आपका ओव्यूल प्रेजेंट है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल होता है वो सीड में बदल जाता है और ये जो ओवरी होता है वो फ्रूट में बदल जाता है। तो ये चीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब देखो, मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो मैच्योर सीड में आपको जो है एक एल्ब्यूमिनस सीड देखने को मिलेगा और एक एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जो है देखने को मिलता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म एज इट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट इज पी ग्राउंड नट एंड, ओके। सो एक्स एल्बुमिनस सीड या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड ऐसे होते हैं जिनमें मैच्योर सीड में आपका एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म जो है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है। और इस तरह के सीड्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, डाइकॉट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि पी हो गया, बीन हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। लेग्यूम फैमिली जो होता है उस वो क्या उसमें आपको बेसिकली एक्स एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस सीड देखने को मिलेगा, ओके। नाउ एल्बुमिनस सीड्स रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दैट इज व्हीट, मेज, बार्ले एंड केस्टर। अब देखो, ये जो एल्बुमिनस सीड्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो भी मैच्योर सीड होता है उसमें एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है यूज नहीं होता है वहां पे, ठीक है। तो वो जो है मैच्योर सीड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये यूजुअली आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा, मेज, व्हीट, राइस में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कैस्टर एग्जांपल दिया हुआ है, तो कैस्टर होता क्या है, आपका डाइकॉट होता है। क्या होता है? डाइकॉट होता है। लेकिन फिर भी इसके सीड, इसका जो सीड होता है वो एल्बुमिनस होता है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसलिए एल्बुमिनस सीड में ये एज एक्सेप्शन जो है कंसिडर किया जाता है। इस चीज को हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। सेम यहाँ पे एक्सेप्शन आता है ऑर्किड का, जो कि मोनोकॉट होता है, और मोनोकॉट में एल्बुमिनस
एल्बुमिनस सीड मिलता है जनरली, लेकिन ऑर्किड एक ऐसा मोनोकॉट है जिसमें एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। ओके, अगेन इसको भी हमने कहाँ पे पढ़ा था, क्लास 11 में पढ़ा था। नाउ ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट, remnants of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is the perisperm. अब देखो न्यूसेलस क्या होता है, देखो हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, आपका एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक को घेरे हुए जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूसेलस, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे तो उसमें ये जो न्यूसेलस होता है ना, न्यूसेलस जनरेट डीजनरेट हो जाएगा वहां पे, ठीक है, खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया और आपका जो बीट हो गया, उसमें जो है ये जो न्यूसेलस होता है वो परसिस्टेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है वहां पे, ठीक है, प्रेजेंट इन सीड। तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, आपका पेरिस्पर्म जो है कहते हैं। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिस्पर्म के बारे में पूछा जाता है। ओके, तो ब्लैक पेपर एंड बीट रूट। तो ब्लैक पेपर ये जो काली मिर्च का जो दाना होता है उसी को ब्लैक पेपर कहते हैं। जब आप इसको हाफ इस तरह से काटोगे तो आपको जो है इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सोस्कार्प हो गया, मीजोस्कार्प हो गया, एंडोकार्प हो गया, ये क्या हो गया आपका, एम्ब्रियो हो गया। ओके, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, मिला करके पेरिकार्प होता है। यहाँ पे पेरिस्पर्म कहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये एम्ब्रियो है, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये क्या है, आपका पेरिस्पर्म है। पेरिस्पर्म मतलब कि न्यूसेलस का जो रेजिड्यूअल है वो अभी भी प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। चलो, ये जो पेरिकार्प है इसके बारे में हम देखेंगे फ्रूट वाले में। अब देखो, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स, फिगर 1.15 ए अगेन। तो यहाँ पे जो फिगर 1.15 ए है, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉटिलिडन्स के बारे में दिया हुआ है। ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है आपको सीड कोट यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है इस लेयर पे, और ये जो सीड कोट होता है, ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ पे सीड कोट देखने को मिल रहा है। तो ये जो सीड कोट होता है क्या है एक्चुअली में, इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, जो कि जो है क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, टफ प्रोटेक्टिव लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंटीग्यूमेंट्स कहाँ है भाई, अब देखो ये जो ओव्यूल है तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है आउटर इंटीग्यूमेंट्स बाहर का, और ये क्या होता है, इनर इंटीग्यूमेंट्स। तो ये जनरली क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। ओव्यूल के टाइम पर जब ओव्यूल होता है फर्टिलाइज नहीं हुआ रहता है तब, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी ये क्या करता है, जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तब भी ये यही क्या, प्रोटेक्शन का काम करता है, और वो किस में बदल जाता है, सीड कोट में बदल जाता है। दी माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन दी सीड कोट, ठीक है। तो माइक्रोपाइल जो है सीड कोट में, अब माइक्रोपाइल क्या है भैया, यहाँ पे ये क्या है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये न्यूसेलस नहीं होता, जहाँ पे ये इंट्यूगमेंट, नॉट न्यूसेलस, ये जो आउटर एंड इनर इंट्यूगमेंट है देखो यहाँ पे नहीं है, एक्सेप्ट एब्सेंट है वहां पे, तो उस रीजन को क्या कहते हैं, हम यहाँ पे माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये जो माइक्रोपाइल होता है वो जो है एज अ स्मॉल स्मॉल पोर जो है सीड कोट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे आपने चने को देखा होगा, ग्राम को देखा होगा, तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से छेद देखने को मिलेगा, जो कि कैसा, जो होता क्या है एक्चुअली में, माइक्रोपाइल होता है। ओके, दिस फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, और इसका काम क्या होता है, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे यहीं से ही ऑक्सीजन जो है एंट्री करता है, और वाटर भी यहीं से ही क्या होता है, अंदर यहाँ पे जाता है, ठीक है, किस टाइम पे, जब ये जर्मिनेट हो रहा होता है तब। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। Now, as the seed matures, its water content is reduced and seeds become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass. तो जैसे ही सीड जो है क्या होता है, मैच्योर होता है, तो इसके अंदर का जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, कितना, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। ओके, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी, ठीक है। और ये जो मैच्योर सीड होता है उसके अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ही क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, और वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, जिसको और क्या बोला जाता है, डोरमेंसी कहा जाता है, ठीक है, सुसुप्त अवस्था।
और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। और अगर इसी सीड को एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, फेवरेबल कंडीशन का मतलब जो है पर्याप्त वहां पे एडिक्वेट जो है मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन अच्छे से प्रेजेंट हो, सुटेबल टेम्परेचर अगर वहां पे हो, तो वो सीड वहां पे क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, और वो इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं डोरमेंसी। ओके, चलो। तो यहाँ पे जो है इमेज दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये क्या है, अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे आपको एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो है आपका कॉटिलिडन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, आपका हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये क्या है आपका रूट टिप। तो यहाँ से जो है रूट का फॉर्मेशन होगा, और इधर से जो है आपका शूट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉटिलिडन ये दिया हुआ है आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, रूट टिप, और यहाँ पे साइड में आपका जो है एंडोस्पर्म दिया हुआ है। इसी तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेरिकार्प देखने को मिल रहा है, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज स्कूटेलम, ठीक है। स्कूटेलम क्या होता है आपका, कॉटिलिडन होता है। ओके, फिर उसके बाद कॉलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कॉलियोराजा, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुका है। ओके, चलो। एज ओव्यूल sorry, as ovules mature into seeds, the ovary develops into a fruit। तो हमें पता है कि ओव्यूल जैसे सीड में कन्वर्ट होता है, तो उसी टाइम पर ही जो हमारा ओवरी होता है वो किस में आ जाता है, आपके फ्रूट में बदल जाता है। The transformation of ovules into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में, तो ये जो साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है, ठीक है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड पेरिकार्प। तो यहाँ पे जो वॉल ऑफ ओवरी है, ठीक है, जो यहाँ पे आपका इस तरह से जो हमने देखा है, ठीक है, ये आपका जो वॉल ऑफ ओवरी होता है, तो ओवरी जो है किस में बदल जाता है, आपका पेरिकार्प में बदल जाता है, जिसको हम फ्रूट वॉल भी कहते हैं, ठीक है। The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, etc. or may be dry as in groundnut and mustard। ठीक है, तो जो फ्रूट होता है वो फ्लैशी हो सकता है, जैसे कि गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। वो ड्राई भी होता है, जैसे ग्राउंडनट हो गए एंड मस्टर्ड हो गए। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। और बहुत सारे जो फ्रूट होते हैं वो डिस्पर्सल ऑफ सीड, मतलब कि सीड जो है पूरे के पूरे जो इन्वायरमेंट में है इन्वायरमेंट में फैल जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिज्म जो है आपको वहां पे देखने को मिलता है। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को हमने कहाँ पे पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता देती हूँ। तो फ्रूट जो है क्या होता है, मैच्योर एंड राइपन्ड ओवरी होता है, ये हमें पता है। और ये सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और सीड डिस्पर्जल में हेल्प करता है। कौन, फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई फ्रूट है, इसके अंदर बीज है, तो इसको बहुत सारे चिड़िया लोग जो है, बर्ड जो होती हैं, वो इसको क्या करती हैं, खाती हैं, ठीक है। जब वो खाती हैं तब फिर उनके बाद उनकी जो फीसेस होते हैं, एक्सक्रीटा होता है, उसमें जो है इनके बीज जो है इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, गिरते हैं, और फिर वहां से वो नया प्लांट जो है जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सीड डिस्पर्जल मैकेनिज्म का एग्जाम्पल। जो फ्रूट होता है उसमें जो है आपको पेरिकार्प, यानी कि उसका जो फ्रूट वॉल है वो रहेगा, और अंदर में क्या होगा, उसके सीड्स होंगे, ठीक है। अब ये जो पेरिकार्प है, फ्रूट वॉल है, ये कैसा होगा, थिक एंड फ्लैशी होगा। इसमें 3 लेयर्स होंगे। इपिकार्प आउटर लेयर होगा, जैसे कि अगर आप मैंगो में देखेंगे तो मैंगो का जो छिलका है। मेसोकार्प जिसको आप खाते हैं मैंगो में, ठीक है, फ्लैशी पार्ट। एंड एंडोकार्प यानी कि इनर लेयर एंड स्टोनी इन मैंगो। ओके, तो ये जो है इस तरह से पेरिकार्प जो है 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। देखो ये जो है क्लास 11th का इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंगो, एपिकार्प जो है पील होगा, मीजोकार्प जो है एडिबल फ्लैशी पार्ट, एंडोकार्प हार्ड स्टोनी, और उसके अंदर जो है आपका सीड प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड एंडोकार्प। कोकोनट में देखेंगे तो कोकोनट में इपिकार्प जो है फाइब्रस हस्क होता है, मीजोकार्प भी फाइब्रस होता है, और एंडोकार्प हार्ड शेल होता है, और उसके अंदर का जो भी पार्ट होता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, खाते हैं। ओके, now, in most plants, by the time of fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and follow. However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to fruit formation. Such fruits are called false fruit, figure 1.15b। तो जितने भी प्लांट होते हैं मोस्टली, ठीक है, मोस्टली प्लांट में क्या होता है कि जैसे ही
फ्रूट जो है डेवलप होता है ओवरी से, ठीक है। तो ओवरी जो है यहाँ पे किस में बदला, फ्रूट में। फिर उसके बाद बाकी जो फ्लावर पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, जो भी सेपल हो गया, पेटल हो गया, थैलेमस हो गया, वो सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो स्पीशीज हैं, जैसे कि आपका जो है एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैश्यू हो गया, तो उसमें जो थैलेमस होता है वो फ्रूट को बनाने में क्या करता है, अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वहां पे करता है, ठीक है। तो जो भी चीज जो जो आप एप्पल खा रहे होते हो, स्ट्रॉबेरी खा रहे होते हो, कैश्यू खा रहे होते हो, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक है। फॉल्स फ्रूट क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहले हम देखते हैं ट्रू फ्रूट्स क्या है। Most fruits, however, develop only from the ovary and are called true fruits. ठीक है। तो ट्रू फ्रूट्स क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया, आपका पी हो गया, ओके। तो फॉल्स फ्रूट क्या हो जाएगा, तो ऐसे फ्रूट जो कि ओवरी के साथ साथ अदर फ्लोरल पार्ट्स भी वहां पे प्रेजेंट है उस फ्रूट में, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फॉल्स फ्रूट कहेंगे, जैसे कि थैलेमस एंड रिसेप्टिकल का बना हुआ। Example, apple, strawberry, and cashew. So that is important point. Okay. Although in most of the species, fruits are the result of the fertilization. ओके। तो पहले हम फॉल्स फ्रूट में जो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। फिगर 1.15 बी, फॉल्स फ्रूट्स ऑफ एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो देखो, एप्पल में जो हम यहाँ पे खाते हैं वो क्या होता है, थैलेमस होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जब आप इसको इस तरह से काटोगे, ठीक है, राउंड में आप जब इस तरह से काटोगे तो आपको जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये मीजोकार्प देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके अंदर जो है यहाँ पे एंडोकार्प होगा, जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है। फिर उसके अंदर आपको जो है यहाँ पे सीड्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो एप्पल में आप खाते क्या हो, थैलेमस को खाते हो, और ये क्या है, आपका फॉल्स फ्रूट है। ओके। इसी तरह से जो स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी में जो है आपका ये जो आप खाते हो, जो फ्लैशी पार्ट है वो थैलेमस होता है, और इसमें आपको इकाइन भी देखने को मिलता है। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, अगर आप इस पार्ट को जो है अलग से काट करके देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे एक इकाइन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक इकाइन है, जिसके अंदर जो है आपका क्या होता है, सीड जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक इकाइन है जिसके अंदर जो है आपका सीड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी में भी आप क्या खाते हो, थैलेमस को खाते हो। नाउ, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट किसके परिणाम है, किसके रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन हो रहे थे, अभी फ्रूट्स बन रहा है। There are a few species in which fruits develop without fertilization. Such fruits are called parthenocarpy fruit. तो पार्थेनिकार्पी जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है, ये जो फल होता है वो। और ये कैसे होंगे, सीडलेस होंगे, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो सीड बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आपके बनाना एंड सीडलेस जो ग्रेप होते हैं, अंगूर होते हैं वो। Such fruits are called parthenocarpic fruits. Banana is a one such example. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless. तो इस तरह के फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, ठीक है। और ये जो पार्थिनोकार्पी है ये इंड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली बाय प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। नाउ, seeds offer several advantages to angiosperms, ठीक है। Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. तो जो सीड होता है, ये जो सीड का फॉर्मेशन है जो कि एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलता है, तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, किसको, एंजियोस्पर्म का। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है सीड, अब यहाँ पे सीड बनने का पूरा मैकेनिज्म है, तो अब जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए, जैसे कि पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन निषेचन का काम हो गया, उसके लिए हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंजियोस्पर्म को पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो ये एक क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटाट्स एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन द अदर एरियाज। तो यहाँ पे जो सीड होता है वो क्या करता है, डिस्पर्स होने में, यानी कि फैलने में, अलग अलग हैबिटाट में, अलग अलग जगह में, अलग अलग इन्वायरमेंट में डिस्पर्स होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस सीड जो है स्प्रेड टू न्यू हैबिटाट।
As they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फूड रिजर्व प्रेजेंट। तो जो सीड होता है उसमें पहले से ही थोड़ा बहुत फूड जो है रिजर्व होता है। ठीक है, तो जब जो है क्या होता है, वो जो सीड है वो जर्मिनेट होकर के सीडलिंग बनता है। ठीक है, तो वे जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो इस सीडलिंग को क्या करता है, आपका नरिश करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जब तक कि वो जो सीडलिंग है वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट ना कर दे। तो ये भी एक क्या हुआ, एडवांटेज हुआ। ठीक है, दी हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। और जो हार्ड सीड कोट जो होता है वहां पे, तो एम्ब्रियो को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। नाउ दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है मेल से, जो है मेल एंड फीमेल। ठीक है, अलग अलग मेल एंड फीमेल से आपका जो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन। एंड जेनेटिक वेरिएशन जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ जो है विथस्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ सीड इज द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो सीड होता है वो जो है एग्रीकल्चर जो है उसका आधार होता है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेस क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। तो यहाँ पे जो सीड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे सीड जो है मैच्योर होता है, वैसे ही इसका 10 to 15% जो वाटर होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जा रहा है, डिहाइड्रेशन। और फिर वो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, जिसको हमने क्या बोला था अभी, डोरमेंसी कहा था। तो ये जो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड है, तो वो इसके स्टोरेज के लिए, इसके संग्रहण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसी की वजह से, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी की वजह से ही आप सीड्स को क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो, और इसको एज अ फूड भी आप क्या करते हो, यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि ये जो सीड स्टोर करके आपने रखा है, उसको जब आप नेक्स्ट ईयर जब आप क्रॉप लगाओगे नेक्स्ट सीजन में, तब भी वहां अब वहां पे यूज करोगे उसको। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर in the absence of seeds or in the presence of seeds which germinate straight away soon after formation and cannot be stored? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर, क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो एग्रीकल्चर को, कि यहाँ पे जो है कोई सीड ही नहीं है। ठीक है, कोई भी सीड नहीं है, या अगर सीड है भी तो वो जो सीड है, जैसे ही यहाँ पे प्लांट से क्या होता है, आपका जो सीड जो है यहाँ पे नीचे गिरेगा, ठीक है, ये डिस्पर्स होगा, वैसे ही वो वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप जो है एग्रीकल्चर को फिर इमेजिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट दी सीजन्स। ओके, कि सीजन में ये क्रॉप लगाएंगे, इस सीजन में ये क्रॉप लगाएंगे, इस तरह से। ओके, हाउ लॉन्ग डू दी सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? ओके, तो दैट इज द न्यू क्वेश्चन, कि जो सीड होते हैं वो कब तक जो है अलाइव होते हैं, जीवित होते हैं, डिस्पर्स होने के बाद, यानी कि अपना जो फ्रूट होता है वहां से अलग होने के बाद। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। In a few species, the seeds lose viability within a few months. Seeds of large number of species live for several years. Some seeds can remain alive for hundreds of years. तो देखो यहाँ पे वर्ड आता है क्या, सीड वायबिलिटी का। तो सीड वायबिलिटी होता क्या है, एबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जो सीड होता है, ठीक है, तो उसकी जो एबिलिटी है जर्मिनेट होकर के ग्रो होकर के क्या बनाने की, प्लांट बनाने की, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीड वायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सीड वायबिलिटी है, तो कुछ प्लांट्स में तो कुछ महीनों का होता है, कुछ स्पीशीज में, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ जो स्पीशीज होते हैं, काफी नंबर ऑफ स्पीशीज में, तो वो कुछ सालों के लिए होता है। और कुछ ऐसे भी सीड्स देखे गए हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर भी क्या होते हैं, रिमेन अलाइव, वो जीवित रहते हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी सीड जो वायबिलिटी है वो खत्म नहीं होती। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द oldest is that of lupin, Lupinus arcticus, is excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. ठीक है, तो यहाँ पे लुपिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका साइंटिफिक नेम है लुपाइनस आर्कटिकस। ठीक है,
एज ऑफ सीड कितना 10,000 ईयर। कहाँ पे पाया गया? आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया, ठीक है। और ये क्या है आपका ओल्डेस्ट वायबल सीड, तो बहुत ही पुराना जो है जीवित यानी कि वायबल सीड है ये, जो कि क्या हुआ 10,000 साल बाद ये जो सीड है, ठीक है, ये जो सीड है वो आफ्टर 10,000 ईयर ये जर्मिनेट हुआ, और जर्मिनेट होने के बाद फ्लावर, ठीक है, वो वहां पे क्या हुआ, फ्लावर में मतलब उस वो जो प्लांट है उसमें फ्लावर भी आए आफ्टर डोरमेंसी, ठीक है। मतलब 10,000 साल तक ये क्या था, डोरमेंट स्टेज में था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 years of old viable seeds is of the date palm, ठीक है, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हर्डोज पैलेस नियर द डेड सी। ठीक है, तो डेट पाम यहाँ पे अनदर प्लांट का एग्जांपल है जिसका साइंटिफिक नेम है फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा, ठीक है। तो ये रिसेंटली यानी कि 2000 इयर्स का है ये, ठीक है। और ये लोकेशन कहाँ पे मिला आपको? हिरोडियम में, किंग्स हेरोड्स पैलेस में, ठीक है। वायबल सीड फाउंड इन ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, तो ये जो है रिसेंटली पाया गया कि यहाँ पे जो है 2000 इयर्स ओल्ड वायबल सीड है। ओके, अब देखो, after completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जिसको जिसको आपको जो है क्या करना है, सोचना है। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सेक, तो जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें कितने एग्स जो है प्रेजेंट होते हैं? तो एक एम्ब्रियो सेक में आपका जो है यूजुअली एक ही एग जो है वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। हाउ मेनी एम्ब्रियो सेक्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, तो ये जो एम्ब्रियो सेक है वो जो है किसमें प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में। तो हाउ मेनी, कितने एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होंगे ओव्यूल में, तो एक प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने ओव्यूल जो है एक ओवरी में प्रेजेंट होंगे, तो मैनी, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर, तो एक टिपिकल फ्लावर में कितने ओवरीज प्रेजेंट होंगे, तो यूजुअली कितना होता है, एक होता है किसी भी एक नॉर्मल टिपिकल फ्लावर में। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री, ठीक है, तो कितने फ्लावर जो है ट्री में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, पेड़ है यानी कि पौधा है जिसमें आपका यहाँ पे क्या है, फूल है। ये क्या हो गया, आपका फ्लावर हो गया। फ्लावर के अंदर आपका होता है क्या, ओवरी होता है। तो फ्लावर बहुत सारे होते हैं और एक फ्लावर के अंदर एक ओवरी आपको जो है टिपिकली देखने को मिलता है। उस एक ओवरी के अंदर आपको जो है बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं इस तरह से, ठीक है। उस ओव्यूल के अंदर आपको जो है एक 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 जो है क्या देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा, और उस एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग सेल आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सो दैट इज a वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद रखना है। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है। जैसे कि ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, तो यहाँ पे जो है ऑर्किड का एग्जांपल दिया हुआ है कि ये एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें हजारों जो है सीड, छोटे छोटे सीड जो है प्रेजेंट होता है। तो ऑर्किड प्लांट की जो वैरायटी में अगर आप देखोगे तो जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसमें आपने बहुत छोटे छोटे सीड्स देखे होंगे, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ ऑर्किड प्लांट के ऑर्किड में जो है वो आते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है बहुत छोटे छोटे टाइनी सीड्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलर इज द केस इन fruits of some parasitic species such as Orobank and Striga। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है पैरासिटिक प्लांट। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जो है पैरासिटिक प्लांट क्या होता है यही पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो पैरासिटिक प्लांट ओरोबैंक एंड स्ट्राइगा, ठीक है। तो ये जो है क्या करते हैं, ये भी ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड, तो बहुत ज्यादा सीड जो है ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। ओके, तो ओरोबैंक एंड स्ट्राइगा के बारे में अगर हम देखेंगे तो ओरोबैंक जो है कुछ इस तरह का दिखाई देता है आपको। ओके, इसको हम ब्रूम रेप भी कहते हैं। इस टाइगर की को क्या बोला जाता है, विच वीड बोला जाता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ओके, टाइप तो ये जो है ओरोबैंक टोटल पैरासाइट होता है, ओब्लिगेट होलो पैरासाइट। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रूट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये अपने होस्ट के किससे जुड़े हुए होते हैं, जड़ों से, रूट से जुड़े जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ओरोबैंक होते हैं वो ऑब्लिगेट होलो पैरासाइट होते हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से अपने होस्ट पर जो है डिपेंड होता है अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको ऑब्लिगेट होलो पैरासाइट बोला जा रहा है। अगर
यहाँ पे इसका जो होस्ट है अगर वो ना हो, ये जो होस्ट हुआ है वो अगर ना हो तो ये भी कभी जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए इसको ऑब्लिगेट फोलो पैरासाइट बोला जा रहा है। इस टाइगर जो है पार्शियल पैरासाइट होता है, हेमी पैरासाइट होता है, मतलब कि पूरा पूरी तरीके से जो है अपने होस्ट पे निर्भर नहीं करता है। क्यों ऐसा होता है? देखो, क्लोरोफिल यहाँ पे जो ओरो बैंक होता है उसमें एब्सेंट होता है। अब क्लोरोफिल है ही नहीं तो खाना कैसे बनाएगा? तो वो पूरी तरीके से वो जो प्लांट है उस पे ही निर्भर रहेगा। यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है। डिपेंडेंस तो फुल्ली ऑन होस्ट, तो पूरी तरह से डिपेंड होता है, और यहाँ पे पार्शियली थोड़ा बहुत ही डिपेंड होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना ये अपना बना लेता है। कॉमन होस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है ओरो बैंक में डाइकॉट डाइकॉट जैसे कि टोमेटो हो गया, मस्टर्ड हो गया, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और स्ट्राइगर जो है मोनोकॉट्स यानी कि मेज एंड सोरगम, तो इस तरह के जो इनके जो जड़ होते हैं उसमें जो है ये पाए जाते हैं। तो सोरगम देखो, यहाँ पे सोरगम का ये क्या है? सीड है जो कि यहाँ पे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया इन वाटर, ठीक है, ये सबको एब्जॉर्ब किया। फिर उसके बाद जो स्ट्राइगर का जो सीड है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ग्रो करेगा, ठीक है, बढ़ेगा, और यहाँ पे जो है स्ट्राइगर का यहाँ पे पूरा का पूरा प्लांट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? स्ट्राइगर। और सेम चीज यहाँ पे ओरो बैंक में भी यही चीज होता है कि वो दूसरे पेड़ पौधों के जड़ों से अपना जो है न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, लेते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है पैरासिटिक प्लांट के बारे में। हैव यू सीन अ टाइनी सीड्स ऑफ फिकस? तो जो बरगद का पेड़ होता है उसमें बहुत छोटे 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 बहुत छोटे टाइनी, ठीक है, सीड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ द फिकस डेवलप्ड फ्रॉम दैट टाइनी सीड? ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि इतना छोटा सीड होता है और उससे इतना बड़ा जो है ट्री, ठीक है, बरगद का जो पेड़ होता है वो डेवलप होता है। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज ईच फिकस ट्री प्रोड्यूस? Can you imagine any other example in which such a tiny structure can produce such a large biomass over the ईयर? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक जो बरगद का पेड़ है वो कितने बिलियंस ऑफ सीड जो है वहां पे बियर करता है, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन मार्क, आपको सोचना है। एंड आपको बोला जा रहा है कि क्या आप ऐसे और भी एग्जाम्पल जो है इमेजिन कर सकते हो जिसमें कि छोटे से सीड से इतना जो है लार्ज बायोमास वहां पे प्रोड्यूस होता है। लार्ज बायोमास मतलब जैसे कि जो बरगद का पेड़ होता है वो कितना ज्यादा बड़ा होता है, तो वो लार्ज बायोमास में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से और आपको वो एग्जाम्पल सोचने के लिए कह रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the seed and the fruit. Okay, so these are the very very important topics which you have to remember. Okay, so that's it for today guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अगला यूट्यूब चैनल।